हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्विस सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट में भी आता है, बीएससी में भी आता है और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए बात करते हैं अब इस टॉपिक की। लेकिन इस टॉपिक से पहले जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं तो वो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो क्या टॉपिक है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? किसने दर्शाया था इसके विषय में? किसने बताया था इसके विषय में कि उत्परिवर्तन क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, किस में पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं उत्परिवर्तन, कितने प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। तो उत्परिवर्तन के विषय में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, हुंगरो डिब्रीज। तो कौन से साइंटिस्ट थे? हुंगरो डिब्रीज। इन्होंने उत्परिवर्तन शब्द दिया था। कब दिया था? 1900 में दिया था, 1900 में दिया था। इसके बाद में हुंगरो डिब्रीज ने एक अपना एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक अपना प्रैक्टिकल भी किया था। वो कौन सा प्रैक्टिकल किया था? कौन से पौधे पर प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था? उस पौधे का नाम क्या है? इवनिंग प्रिमरोज। तो हुंगरो डिब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर स्टडी की थी, विशेष स्टडी की थी, विशेष अध्ययन किया था। इसकी 7 पीढ़ियों तक अध्ययन करते रहे। 7 जनरेशन में इन्होंने 50,000 पौधों के लिए प्राप्त किया था। इन 50,000 प्लांट्स के अंदर 800 जो प्लांट्स थे, शेष बाकी प्लांट्स के अंदर उन्होंने कुछ डिफरेंस देखा, कुछ अंतर देखा, कुछ परिवर्तन देखा। उसी परिवर्तन के लिए म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे इन्होंने उत्परिवर्तन वर्ड दिया था और इसके आधार पर उन्होंने एक म्यूटेनिज्म या कह सकते हैं म्यूटेशन थ्योरी दी थी, जिसे उत्परिवर्तनवाद के नाम से जानते हैं। म्यूटेशन थ्योरी के लिए इन्होंने कब दिया था? म्यूटेशन थ्योरी 1901 में, 1901 में म्यूटेशन थ्योरी दी थी, जिसे उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। लेकिन इस उत्परिवर्तनवाद से पहले उत्परिवर्तन का पता लग चुका था। एक किसान ने बताया था, इंग्लैंड का एक किसान था। उसने क्या देखा था? इंग्लैंड का एक किसान था जिसका नाम था सेठ राइट था। सेठ राइट ने 1791 में 1791 में इन्होंने अपनी भेड़ के अंदर, एक भेड़ के अंदर पीछे वाले पैरों को छोटा देखा था, पीछे वाले पैरों के लिए छोटा देखा था। उसी के लिए उत्परिवर्तन वर्ड बोल दिया था, उसी के लिए उत्परिवर्तन बताया था। और उस भेड़ का नाम क्या रखा था? एनकॉन सीप रखा था। उस भेड़ का नाम क्या रखा था? एनकॉन सीप रख दिया था। तो उत्परिवर्तन तो हमें हुंगरो डिब्रीज से पहले ही पता चल चुका था। लेकिन जब डिब्रीज ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया, इसका प्रयोग किया, तो आल्बर्ट के अंदर इनका तहलका मच गया। और क्या बताया? उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्परिवर्तन एनिमल्स के अंदर होते हैं और दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल अधिकांश मात्रा में एनिमल्स के अंदर होते हैं और यूजफुल एनिमल्स के अंदर कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। लेकिन यूजफुल किसके अंदर अधिकांश मात्रा में होते हैं? प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसके माध्यम से
प्लांट्स की डिफरेंट स्पीसीज तैयार होती हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार किए जाते हैं, हाइब्रिड पौधे तैयार किए जाते हैं, हाइब्रिड जातियां तैयार की जाती हैं, जिससे फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए उत्परिवर्तन का प्रयोग तो सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ किया जाता है? प्लांट्स के अंदर किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी और लेनी है आपके लिए। म्यूटेशन की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ म्यूटेशन नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ म्यूटेशन के लिए क्या बोलते हैं? म्यूटॉन कहते हैं, म्यूटॉन कहते हैं। एक जानकारी आपके लिए और लेनी है। बॉडी के अंदर म्यूटेशन जो होता है, बॉडी में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? 2 टाइप की सेल्स होती हैं। नंबर 1 सोमैटिक सेल्स होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं? जर्मिनल सेल्स होती हैं, जर्मिनल सेल्स होती हैं। सोमैटिक सेल्स किसे कहते हैं? इन सेल्स के माध्यम से किसका निर्माण होता है? बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है, ढांचा बनता है, आकृति बनती है, संरचना बनती है। सोमैटिक सेल्स के अंदर भी म्यूटेशन होता है और जर्मिनल सेल्स के अंदर भी म्यूटेशन होता है। सोमैटिक सेल्स के अंदर कम म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन तब होता है जब किसी बाहरी एटमॉस्फेयर से, बाहरी वातावरण से कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है, कोई ऐसा उत्प्रेरक आ जाता है, कोई ऐसा कारक आ जाता है जो सोमैटिक सेल्स के लिए इफेक्टेड कर देता है, प्रभावित कर देता है, जिसके माध्यम से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। जब अल्ट्रावायलेट रेज अधिकांश मात्रा में सोमैटिक सेल्स के ऊपर पहुंचती हैं तो कंडीशन क्या होती है? कभी कभी सोमैटिक सेल्स के अंदर कैंसर बन जाता है, या कह सकते हैं जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसे घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? अल्ट्रावायलेट रेज के पहुंचने से क्या होता है? कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये रोग कैसा होता है? घातक रोग होता है। किंतु लेकिन ये कभी वंशागत नहीं होते हैं। लेकिन वंशागत कौन से होते हैं? जब जर्मिनल सेल के अंदर कोई परिवर्तन आ जाता है, और ये परिवर्तन वंशागत भी हो जाता है। तो क्या दर्शाया था होंग्रो डिब्रीज ने? क्या बताया था कि उत्परिवर्तन क्या होते हैं? जीवों की शारीरिक संरचना के अंदर जब कोई अचानक परिवर्तन आ जाता है और वो परिवर्तन जब वंशागत बन जाता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, या फिर उसे म्यूटेशन कहते हैं। अब ये कैसे आते हैं उत्परिवर्तन? थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिएगा ये जो म्यूटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, बॉडी के अंदर कैसे कैसे म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कहाँ कहाँ बॉडी के अंदर होता है? नंबर 1 गैमीट बनने से पहले भी हो सकता है, गैमीट में भी हो सकता है, जाइगोट में भी हो सकता है। तो गैमीट बनने से पहले भी हो सकता है म्यूटेशन, गैमीट में भी हो सकता है, और जाइगोट में भी म्यूटेशन हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। अब ये उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो देखते हैं कि बॉडी के अंदर 2 प्रकार की जीन संरचनाएं होती हैं। एक तो स्टेबल होती हैं और दूसरी नॉन स्टेबल होती हैं, या कह सकते हैं अनस्टेबल। नॉन स्टेबल अथवा अनस्टेबल। जो स्टेबल होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इनकी आवृत्ति कम होती है। जब इनकी आवृत्ति कम होगी, स्टेबल जीन की संरचना की जब आवृत्ति कम होगी तो क्या होगा? म्यूटेशन यहां पर कम होगा। क्या होगा? म्यूटेशन कैसा होगा? कम होगा। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है अनस्टेबल की तो क्या होगा? यहां पर म्यूटेशन अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर म्यूटेशन कैसा होगा? अधिक होगा यहां पर म्यूटेशन।
ये जीन की संरचनाएं म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। अब एक छोटी सी बात आपको और जानना जरूरी है कि ये म्यूटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे होता है म्यूटेशन, ये उत्परिवर्तन। तो बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोटिड्स होते हैं, क्रोमोटिड्स होते हैं। क्रोमोटिड्स में क्या होता है, डीएनए होते हैं। अब डीएनए या तो लॉस हो जाते हैं या फिर गेन हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन में क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजिंग्स आ जाती हैं। जब क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजिंग्स आ जाती हैं तो गुणसूत्र के अंदर असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, गुणसूत्र के अंदर असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वो असमानताएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक तो होती है स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक असमानता, और दूसरी कौन सी होती है, संख्यात्मक असमानता। तो सीधी सी बात है, संरचनात्मक असमानता किसे कहते हैं, संख्यात्मक असमानता किसे कहते हैं। संरचनात्मक का मीन्स क्या हुआ है, क्रोमोसोम्स के अंदर, गुणसूत्र की संरचना के अंदर जब कोई परिवर्तन आ जाता है, जब कोई बदलाव आ जाता है, तो वहां पर संरचनात्मक असमानता कहलाती है। और जब इसके अंदर बदलाव आ जाता है तो वही बदलाव म्यूटेशन कहलाता है। वो जनरेशन के अंदर या जीवों के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अब इस संरचनात्मक असमानता में आता क्या क्या है, जैसे डिफिशियंसी आ गया है, डिफिशियंसी आ गया है, ठीक है, डुप्लीकेशन आ गया है, डुप्लीकेशन आ गया है, ट्रांसलोकेशन आ गया है, ट्रांसलोकेशन हो गया है, ओके। फोर्थ, इन्वर्जन हो गया है। ये सारे क्या हैं, संरचनात्मक असमानताएं हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, गुणसूत्र के अंदर। और जो संख्यात्मक असमानता होती है, ये क्या होते हैं, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी, एक्सासोमी, एप्लॉइडी, एनेप्लॉइडी, इस तरीके की जो असमानता होती हैं उसे क्या बोलते हैं, संख्यात्मक असमानता। कह सकते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या में या तो कमी हो जाएगी या फिर संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार की जो असमानता होती है उसे क्या बोलते हैं, संख्यात्मक असमानता इसे कहा जाता है, ओके। अब बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम्स में ये दोनों प्रकार की असमानताएं आ जाती हैं, संख्यात्मक एवं संरचनात्मक। अब बात करते हैं म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की, म्यूटेशन के प्रकार, उत्परिवर्तन के प्रकार। कितने प्रकार का म्यूटेशन होता है। नंबर 1, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। नंबर 2, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तीसरा, जीनोम म्यूटेशन। लेकिन जो ये जीनोम म्यूटेशन है, ये एक प्रकार का क्रोमोसोमल म्यूटेशन ही है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन होता है। या तो क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो जाएगी या फिर क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाएगी। वही परिवर्तन जीनोम म्यूटेशन कहलाता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं जीन म्यूटेशन क्या है। सीधी सी बात है, जीन की संरचना में या जीन के अनुक्रम में जब कोई विशेष परिवर्तन हो जाता है या जीन का अनुक्रम जब चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो उस समय जीन म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन म्यूटेशन कहलाता है। अब ये जीन म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। जीन म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, ऑटोजीनस म्यूटेशन। दूसरा कौन सा होता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये ऑटोजीनस म्यूटेशन क्या होता है, स्व उत्परिवर्तन, या कह सकते हैं स्वतः उत्परिवर्तन अथवा स्वतः उत्परिवर्तन भी इसे कह सकते हैं। सीधी सी बात है, यहां पर
जो स्वतः उत्परिवर्तन यानी बिना किसी कारण के, जीवों के अंदर बिना किसी कारण के स्वतः जब कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं, या ऑटोजीनस म्यूटेशन उसे कहते हैं। अपने आप बिना किसी कारणवश अचानक जीवों के अंदर कोई विशेष परिवर्तन हो जाता है, कोई अचानक बदलाव आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। अब दूसरा कौन सा दिया है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है? प्रेरित उत्परिवर्तन। ये प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है? प्रेरित मीन्स क्या होता है? किसी दूसरे के माध्यम से इसे प्रेरित किया जाता है, इसे एक्टिव किया जाता है, तो कहीं ये उत्परिवर्तन होता है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, या फैक्टर की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशंस की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है या फिर प्रेरित उत्परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं म्यूटेशन ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, जिसके माध्यम से उत्परिवर्तन की क्रिया होती है, तो म्यूटेशंस ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल म्यूटेशन और दूसरे होते हैं केमिकल म्यूटेशन। ठीक है। फिजिकल म्यूटेशन कौन से होते हैं? फिजिकल जो म्यूटेशन होते हैं उसे रेडिएशन कहते हैं। फिजिकल म्यूटेशन में क्या आता है? रेडिएशन आते हैं। रेडिएशन मीन्स क्या होता है? विकिरणें जो होती हैं ये फिजिकल म्यूटेशन में आती हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक उत्प्रेरक। इसे क्या बोलते हैं? भौतिक उत्प्रेरक कहा जाता है इसे। ओके। और इसे क्या बोला जाता है? रासायनिक उत्प्रेरक। अब ये जो भौतिक उत्प्रेरक होते हैं, फिजिकल म्यूटेशन होते हैं, ये कौन से होते हैं? रेडिएशन आती हैं, विकिरणें आती हैं। अब ये विकिरणें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं रेडिएशंस। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आयोनाइजिंग, दूसरे नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। तो ये क्या होते हैं? आयोनाइजिंग क्या होते हैं? नॉन आयोनाइजिंग क्या होते हैं? आयोनाइजिंग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे अल्फा है, बीटा है और गामा है और एक्सरे है। ये क्या होते हैं? आयोनाइजिंग होते हैं। और ये नॉन आयोनाइजिंग क्या होते हैं? नॉन वाले ये यूवी आ जाती है इसके अंदर। यूवी किसे कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज के लिए कहते हैं। किसे कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज के लिए इसे कहा जाता है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं इनका भी प्रभाव पड़ जाता है बॉडी के अंदर, इनका भी प्रभाव पड़ता है शरीर के अंदर। इससे भी उत्परिवर्तन हो जाता है और इनके माध्यम से भी उत्परिवर्तन हो जाता है। तो जो एक्सरे हैं, ये एक्सरे किरणों के ऊपर, एक्सरे किरणों के माध्यम से एक साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था इस उत्परिवर्तनवाद को क्लियर करने के लिए। किसने किया था? मुलर ने किया था। किसने किया था? मुलर ने किया था। मुलर ने एक्सरे किरणों के माध्यम से किस पर किया था? ड्रोसोफिला पर किया था। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई होती है, एक फलमक्खी होती है, जिसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे किरणों के माध्यम से, जिसके अंदर उन्होंने उत्परिवर्तन के लिए देखा था। एक्सरे जो होते हैं, विकिरणें होती हैं, और इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है? प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। प्लांट्स की नई वैरायटी के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट्स की नई स्पीसीज को तैयार करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। अब जो अल्ट्रावायलेट होती है ये पराबैंगनी किरणें होती हैं, और पराबैंगनी जो किरणें होती हैं
ये किरणें भी म्यूटेशन प्रोड्यूस कर देती हैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न कर देती हैं। ओके, अब दूसरा आता है ये केमिकल म्यूटेशन। रासायनिक उत्प्रेरक क्या होते हैं, अब इनकी बात करते हैं। तो रासायनिक उत्प्रेरक क्या होते हैं? नंबर 1 जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है, फिनॉल हो गया, और क्लोरो यूरेसिल, आयोडोयूरेसिल, ये सब क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये केमिकल म्यूटेशंस हैं। इनके माध्यम से भी बॉडी की संरचना के अंदर म्यूटेशन आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी इन केमिकल के माध्यम से भी बॉडी की संरचना के अंदर उत्परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक, ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बात करते हैं अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एक तो स्ट्रक्चरल होते हैं, संरचनात्मक के रूप में पाए जाते हैं। संरचनात्मक के रूप में कौन कौन से होते हैं ये, कैसे होते हैं ये? सीधी सी बात है, यहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, संरचना में परिवर्तन हो जाता है और वही परिवर्तन क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 डिफिशियंसी, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा ट्रांसलोकेशन, चौथा इन्वर्जन। ये डिफिशियंसी क्या होता है? यहां पर क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स का कोई एक खंड टूट जाता है और टूटने के बाद में क्रोमोसोम्स का वो खंड नष्ट हो जाता है, तो क्या होगा? क्रोमोसोम्स के अंदर कमी आ जाएगी और वही कमी डिफिशियंसी कहलाती है, उसकी संरचना में कमी आ जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स का एक पेयर, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम्स ये वाला हो गया और दूसरा क्रोमोसोम्स ये वाला हो गया, और इस एक पेयर से एक क्रोमोसोम्स का सेगमेंट्स टूटकर जब इस क्रोमोसोम्स में जाकर के जुड़ जाता है, तो क्या होगा? यहां पर जीन की संरचना में वृद्धि हो जाएगी। जब इसका कोई सेगमेंट्स यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा तो जीन की संरचना में वृद्धि हो जाएगी और यहां पर जीन की संरचना में कमी हो जाएगी। इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम्स होगा, इसकी प्रतिकृति बढ़ जाएगी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डुप्लीकेशन कहलाती है। इस तरीके से भी क्रोमोसोम्स की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिससे म्यूटेशन हो जाता है। ओके, सॉल्व। नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम्स तो ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम्स ये वाला हो गया। अब इसमें ट्रांसलोकेशन में अदला बदली हो जाती है। क्रोमोसोम्स का इसका सेगमेंट टूटता है, इसमें जुड़ जाता है, इसका सेगमेंट टूटता है, इसका खंड टूटता है, इसमें जाकर के जुड़ जाता है। यानी गुणसूत्र की जो खंड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो आपस में एक दूसरे क्रोमोसोम्स के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अर्थात अदला बदली हो जाती है। इससे भी क्रोमोसोम्स के अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, इससे भी म्यूटेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट दिया है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, यहां पर कोई विशेष खास परिवर्तन नहीं होता है। क्या परिवर्तन होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो 180 पर ये मूव कर जाते हैं। यानी मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स है तो ये 180 पर घूम जाएंगे, 180 पर मूव कर जाएंगे। ये 180 अंश पर क्रोमोसोम्स जब घूम जाते हैं तो क्या होता है, जो जीन का अनुक्रम होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, जिससे गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ जाता है और इनसे भी ये म्यूटेशन हो जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्रोमोसोमल ये म्यूटेशन, ये स्ट्रक्चरल म्यूटेशन हो गया है, संरचनात्मक म्यूटेशन। और दूसरा कौन सा होता है, जिसे आपने पढ़ा था, जीनोम म्यूटेशन। जीनोम म्यूटेशन ये क्या होता है, ये न्यूमेरिकल
कह सकते हैं। यानी संख्यात्मक असमानताएं जो होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, जिसे जीनोम म्यूटेशन कहते हैं, ये क्रोमोसोम्स म्यूटेशन का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीनोम म्यूटेशन में ये दो प्रकार का होता है, मान लीजिए। ठीक है, ये संख्यात्मक उत्परिवर्तन ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो यूप्लॉइडी होता है, यूप्लॉइडी, और दूसरा एनेप्लॉइडी। दो प्रकार का हो गया है, यूप्लॉइडी और एनेप्लॉइडी। ये यूप्लॉइडी ये कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये मोनोपोलॉइडी, और ये डाई, कह सकते हैं इसे डाई प्लॉइडी, और इसे पॉलीप्लॉइडी। ओके, ठीक है। अब जो एनेप्लॉइडी होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, हाइपोप्लॉइडी, और दूसरा कौन सा होता है, हाइपर प्लॉइडी। ओके, अब बात करते हैं हाइपो जो प्लॉइडी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अब थोड़ी थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। यूप्लॉइडी ये तीन प्रकार के होते हैं, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, मोनो मीन्स सिंगल, गुणसूत्र की संख्या सिंगल एक्स होती है, एक होती है, अर्थात क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है क्रोमोसोम्स की संख्या। और जो डिप्लॉइडी होते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 2x होती है, और जो पॉलीप्लॉइडी होते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 3x हो सकती है, 4x हो सकती है, 5x हो सकती है, 6x हो सकती है। ठीक है, ETC इत्यादि हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं जो हाइपोपोलॉइडी होते हैं, हाइपरपोलॉइडी होते हैं। हाइपरपोलॉइडी का मीन्स होता है, हाइपर मीन्स होता है बढ़ना, यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है, बढ़ी हुई होती है। और हाइपोपोलॉइडी का मीन्स क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या कम होती है, यहाँ पर घटना होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोसोमी और इधर नूलिसोमी। ठीक है, ओके, दो प्रकार के होते हैं। अब इधर ये हाइपरपोलॉइडी होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। तो मोनोसोमी क्या होते हैं, इसके लिए क्रोमोसोम्स क्या आता है, 2n-1 इसके लिए आता है, और इसके लिए 2n-2 आता है। यहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या में एक की कमी हो जाती है, और यहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या में 2 की कमी हो जाती है। और यहां पर जो ट्राइसोमी वाला होता है, यहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है, इसके लिए क्या आएगा, 2n+1 आएगा। और यहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या 2 बढ़ जाती है, 2n+2 हो जाएगा। अब जब क्रोमोसोम्स की संख्या घटती है या फिर बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या घट जाती है या फिर बढ़ जाती है तो वो जनरेशन सिंड्रोम प्रोड्यूस कर देती है, वो जनरेशन सिंड्रोम कहलाती है। तो ऐसा कब होता है, उत्परिवर्तन की वजह से ऐसा होता है। ओके, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के ये वीडियो समझ में आई है वो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।